नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को असफलता मिली है, कांग्रेस का जो हाल हुआ, उसके बाद ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी अलायंस को लेकर के खुद सक्रिय होंगी। अभी हाल फिलहाल में जब सोनिया गांधी का जन्मदिन था, उनको बधाई देने हुए लोग पहुंचे थे, तो सोनिया गांधी के पास ममता बनर्जी का भी बधाई संदेश आया। तो बातों ही बातों में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी का दिल टटोला अलायंस को लेकर के कि कांग्रेस को और तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। और इस प्रक्रिया में उन्होंने बात शुरू की कि अगर कांग्रेस को वहाँ पर 35-40 की सीटों के आसपास भी तृणमूल कांग्रेस देने के लिए तैयार होती है तो ये अलायंस के लिए अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ कड़ी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले दम पर चुनाव जीतती रही हैं, बहुत मजबूती के साथ चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन इस बार एसआईआर के बाद से उनकी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और वो बहुत अनपॉपुलर भी हुई हैं। उन परिस्थितियों में अगर ममता बनर्जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं या सीट शेयरिंग करती हैं, जिसको लेकर के सोनिया गांधी ने खुद इनिशिएटिव लिया है, तो ये अपने आप में एक बदलाव वाली स्थिति होगी। और ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी ने जिस तरह की बात की है, सोनिया गांधी को मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में देखा जाता है और यूपीए 2 की जीत के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में क्या सोनिया गांधी ने जो बात शुरू की है, उस बात को लेकर के वो और आगे जाएंगी, उस पर चर्चा करेंगी, उस पर, इसलिए कि अभी तो चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं और बातें चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मतलब चुनाव की बातें शुरू हो गई हैं, लोग अपनी तैयारी कर दिए हैं। अलायंस को लेकर के अभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सोनिया गांधी बात करेंगी और चुनाव की तैयारियों पर आगे आएंगी। जो दूसरा चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है वो है प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात। अब प्रशांत किशोर से जो प्रियंका गांधी की मुलाकात है वो महत्वपूर्ण या उसको इस दृष्टि से देखा जाना बहुत ज़रूरी है कि जब प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के साथ जुड़ करके चुनाव प्रबंधन कर चुके हैं, लेकिन वो उनका जो संबंध विच्छेद हुआ था कांग्रेस से, वो बड़े बिटर नोट पर हुआ था, बड़ी कड़ुआहट के साथ हुआ था। तो इस तरह की बातें कही जा रही थी कि अब वो शायद कांग्रेस के लिए नहीं काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है, उसके बाद इस तरह के कयास लगने शुरू हुए हैं कि जो 2026 का विधानसभा का चुनाव है केरल में, जहां पर अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनमें जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार वहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती है। जिस तरह के गूफअप्स कांग्रेस पिछले कई चुनाव से कर रही है, उसमें बिहार भी शामिल है, उसमें अन्य कई राज्य शामिल हैं। उसके बाद सोनिया और प्रियंका गांधी इस मामले में बहुत चतुराई के साथ या बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही हैं। चूँकि वो वायनाड से खुद सांसद हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के चुनाव प्रबंधन तक। तो उसमें क्या वो इस तरह से देखती हैं कि प्रशांत किशोर एक मददगार के तौर पर चुनाव जो नैरेटिव सेट करने के लिए उनको एक बड़ी उनकी क्रेडिबल भूमिका हो सकती है? क्या इस तरह के मुलाकात को उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए? हालांकि इस पूरे मामले को ऐसे ही वो कर दिया गया, लेकिन बिना आग के धुआं होता नहीं है। और प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना बेमतलब नहीं होगा।
निश्चित तौर पर चीज़ें बाद में निकल करके आएंगी, लेकिन बेमतलब तो नहीं ही है। तो ये आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी। तीसरा महत्वपूर्ण मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वोट जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उस एसआईआर प्रक्रिया में वोट्स जो गायब बताए जा रहे हैं, लगभग 3.5 करोड़ जो वोटर नदारत होने के या उनके उस प्रक्रिया में शामिल न होने की बात है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो गई है। और तब से ये मामला ज़्यादा गंभीर हुआ है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये जो वोटर्स हैं, जो लगभग 4 करोड़ वोटर्स जो लापता बताए जा रहे हैं, ये कम है। ऐसा अनुमान है कि जितनी जनसंख्या है उसके 65% मतदाता होने चाहिए, और उस 65% को अगर जोड़िए तो लगभग 15 करोड़ के आसपास मतदाता होने चाहिए, जो अभी 11.5-12 के मतलब 15.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जो अभी 12 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है और पार्टी वर्कर्स को और सबको बोला है कि वो एक्टिवली घूम घूम करके गांव घर तक पहुंच करके उन लोगों से बात करें, उन लोगों से इस मामले में जानने की कोशिश करें कि किन लोगों का मतदान रह गया, किन लोगों का नाम छूट रहा है। इसलिए कि ये सारे, इसमें से ज़्यादातर 90% मतदाता जो हैं वो भाजपा के हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो 3-3.5 करोड़ लोग, जो 4 करोड़ लोग मिसिंग हैं, इनमें से बड़ी संख्या में घुसपैठिए होंगे, जिनका नाम दोबारा होगा, अमृत होंगे। लेकिन जिस तरह से कॉलोनी जो है इसमें से नदारत हैं, वो बहुत सारी तो लखनऊ की कॉलोनीज लापता हैं, गाज़ियाबाद में बहुत सारा इस तरह का वो है। तो इसको लेकर के सक्रिय किया गया है, और जो नए अध्यक्ष हैं उनको भी इस मामले में कार्यभार ग्रहण करते के साथ ही सक्रिय किया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले में बातचीत करके इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको देखिए तो ये एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, और अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। जो चौथा विषय है वो ये है कि बहुत दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच एक अजब तरह की का तालमेल दिख रहा है। जब शिबू सोरेन की डेथ हुई थी गंगाराम अस्पताल दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री मिलने गए थे। उनके अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह झारखंड पहुंचे थे। उसके अलावा एक आध और मसला है, जैसे जो डीजीपी के एक्सटेंशन को लेकर के दोनों सरकारों के बीच विवाद चल रहा था। उस विवाद में डीजीपी ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया। तो ये सब के बाद, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो उस जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के आपसी सहमति के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, इसलिए कि एक डेडलॉक बना हुआ था। दोनों लोग अपने स्टैंड पर अड़े हुए थे, मतलब दोनों लोग, मतलब केंद्र सरकार और झारखंड सरकार। अब इस तरह का एक तालमेल बन रहा है जहां पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए खेमे में आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए झारखंड में मुश्किल वाली स्थिति होगी। हालांकि ये स्थिति दोनों राजनीतिक दलों के लिए खतरनाक है, इसलिए कि फिर वो मुख्यमंत्री की लड़ाई बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री होगा अगले चुनाव में, ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो क्या इस पर कोई सहमति बनती है या सहमति नहीं बनती है, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर हैं, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार, वो लगातार इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो एनडीए के खेमे में आ जाए। और अगर वो एनडीए के खेमे में आ जाता है या एनडीए के खेमे में आ जाते हैं तो उसको एक बड़ी विजय के रूप में देखा जाएगा, और
उस पूरे रीजन में, पूर्वी उत्तर भारत में लगभग बड़े क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए शासन में होगी। ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पर नज़र रखेंगे और संतोष गंगवार जो कोशिश में लग रहे हैं उन पर भी हम नज़र बना करके रखेंगे। कोई और डेवलपमेंट आएगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।